हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टैट्स कॉर्नर पे। और पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया जो आईएसएस 2024 में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन थे, जो स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 के अंदर आते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो 20 क्वेश्चन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के थे। अब इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो आईएसएस 2023 है, उसके अंदर जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 से 80 तक। उनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है। आपको एग्जाम के अंदर जो ऑप्शन दिए जाते हैं उससे भी एक तरह से हिंट मिलता है कि अगले एग्जाम के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि अपना 66 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का अपन ने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि ये यूएन के द्वारा कब लागू हुए, कौन से रेजुलेशन के द्वारा रेजुलेशन के द्वारा पारित हुए ये, और क्यों इनकी ज़रूरत है प्रिंसिपल्स की। कितने ये प्रिंसिपल हैं, टोटल 10 ऑफिशियल प्रिंसिपल हैं यूएन के द्वारा दिए गए हैं। उनमें रेलेवेंस, इक्वल एसेस, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, एथिक्स, मिसयूज ऑफ, प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कॉन्फिडेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कोऑर्डिनेशन, नेशनल कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और एक दो लेजिस्लेशन हो गया। ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो मुझे एक चीज इसमें दिखाई दी कि 2024 के क्वेश्चन पेपर में अपने एक क्वेश्चन में आया था कि टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी। टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल हैं, उसके अंदर आप देखोगे ना, एक लाइन लिखी है जो पहला ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का पहला प्रिंसिपल है, रेलेवेंस, इक्वल एक्सेस। ठीक है। तो उसके अंदर ये चीज लिखी है कि जो भी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, जो टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी को फुलफिल करते हैं, उनको अपन कंपाइल करेंगे। तो ये चीजें इंटरलिंक्ड भी हैं। तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का में फंडामेंटल प्रिंसिपल का ऑलमोस्ट हर बार एक या दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको सीक्वेंस वाइज भी याद होनी चाहिए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन था जिसमें फोर, फिफ्थ, सिक्स ऐसे सीक्वेंस से दे रखे थे कि ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, ऐसे। तो अपन बात करते हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड एथिक्स। ये तो प्रिंसिपल है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ये भी है। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कोऑर्डिनेशन ये भी है। प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट ऐसा कोई प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो आंसर तक तो एक आप पहुंच जाओगे, प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर आपने ये नहीं पढ़ा है और आप सीधे एग्जाम में हो, सपोज आपने प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप एक जेन्युइन तरीके से देखोगे कि अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिंसिपल बना रहे हो तो उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ऑब्वियसली प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होने चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए डेटा की, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। साथ में ये कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो रही है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी ये होती है इंडिविजुअल कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसे अपन किसी सर्वे का डेटा लेते हैं, तो उसमें अपन इंडिविजुअल की जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं करते कि ये इस इंडिविजुअल की ये चीज़ें हैं। तो वो हो गया। प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजमेंट ऐसा कोई ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का प्रिंसिपल नहीं है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अगर आपको ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उनके ऊपर वीडियो डिटेल में जानना है, तो एक साइट पे अपना वीडियो पड़ा है, इससे आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा इजीली। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। विथ रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ सेंसस विच ऑफ फॉलोइंग एज पर सेंसस एक्ट 1948। अब ये देखो 23 में अपन को ये हिंट दे रहा है कि कौन से पहले क्वेश्चन आते थे 2021 में कि ये एक्ट होता है कि नहीं होता है। 20 अब धीरे धीरे ग्रेजुअली ये एक्ट के अंदर से चीजें पूछना स्टार्ट कर दिया। जैसे 24 वाले आईएसएस 24 में आप देखोगे
तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट, इसके अंदर कौन से होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, ये तीनों चीज़ें थी। तो एक बेसिक बेसिक चीज़ें आपको हर जो भी आज तक के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो भी एक्ट का नाम आया हुआ है, उनके बारे में डिटेल में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ब्रीफ पता होनी चाहिए। अब करेक्ट कौन सा है, द सेंसस मस्ट बी कंडक्टेड एवरी 10 ईयर। अब देखो सेंसस, उसमें एक्ट में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि एवरी 10 ईयर कंडक्ट होगा। और अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल बात करूं तो अगर इसमें ऐसा होता मस्ट बी कंडक्टेड, तो मस्ट बी कंडक्टेड होता तो 2011 में हुआ था, अब तक क्यों नहीं हुआ? 2021 में हो जाना चाहिए था। मतलब कोविड से नहीं हुआ, चलो 1 साल या 2 साल का रिलैक्स मिल गया, तो 22-23 तक हो जाना चाहिए था, अब तो 25 चल रहा है। तो मस्ट बी कंडक्टेड ये नहीं है। The central government may notify whenever it's may consider it's necessary or desirable to take a census। ये बात सही है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कब उसको करवाना है सेंसस। और इसमें एक एक और चीज मेरे को आपको इंक्लूड करनी है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये सेंसस कंडक्ट हो, ये पार्शियली जो एरिया होते हैं उनके अंदर भी गवर्नमेंट सेंसस करवा सकती है। ठीक है। और अब एक चीज आपने देखी होगी, बार बार न्यूज में आती रहती है, कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं करवा रही, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस नहीं करवा रही, सेंसस नहीं करवा रही, ये आजकल हाईलाइटेड मुद्दा भी रहता है। तो ऐसे अगर आप इन जनरल भी कॉमन सेंस से यूज करोगे तो ये हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मे कंडक्ट आफ्टर अमेंडिंग द पीरियोडिसिटी क्लॉज, मे कंडक्ट आफ्टर अमेंडिंग द पीरियोडिसिटी क्लॉज, नहीं नहीं, the Registrar General of India, who is Census Commissioner, may decide and his decision is final। देखो, कमिश्नर की होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंडक्ट करवाता है, लेकिन उसका डिसीजन फाइनल इसमें नहीं होता, जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है। तो इसमें क्या आया, अपने पास आंसर आ गया इसमें बी। बाकी अगर और आपको डिटेल में जानना है तो अपन अलग अलग अगर एक्ट वाइज भी अगर वीडियो लाने का ट्राई करेंगे तो ये इसमें एक अच्छा एक्ट है, और इस पे क्वेश्चन आगे भी बनेंगे एग्जाम्स में। अब अपन चलते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 है क्या, कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हाउ मेनी पेयर गिवन अबोव आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है। अब तीन तरह की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, और कंकरेंट लिस्ट हो गई। यूनियन लिस्ट क्या होती है, जिसमें जो राइट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, और स्टेट लिस्ट में स्टेट हो गया, और कंकरेंट लिस्ट में हो गया बोथ, कि जो दोनों बोथ गवर्नमेंट है ये इस पे वो बना सकती हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से जो ये जो सब्जेक्ट हैं ये यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, या कंकरेंट लिस्ट के अंदर। एक तो आपको बेसिक साइट पे जब भी आप पॉलिटी पढ़ो तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें। तो अगर मैं बात करूं अप्रोच की, तो अप्रोच कैसे करोगे इसमें? मैरीन हॉस्पिटल क्या होते हैं, मैरीन हॉस्पिटल नेवी, नेवी के द्वारा ये रन किए जाते हैं। जो डिफेंस आता है, डिफेंस आता है यूनियन लिस्ट में। तो ये आ जाएगा यूनियन लिस्ट में, ये बात सही है। जैसे डिफेंस हो गया, ये कई सारी चीजें हैं। और स्टेट, स्टेट में क्या आ जाएगा, स्टेट में आ जाएगा पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये तो होता है इसमें। और अदर देन जो ट्रांस और जैसे अदर देन जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। रेलवे हो गया, रेलवे किस में आएगा, ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट वो करती है, रन करती है, तो ये सेंट्रल में आ गया। बैंकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया। जो जो चीज़ें आपको, लेकिन एग्रीकल्चर और पुलिस ये दो चीज़ें स्टेट में आती हैं। एजुकेशन हो गया, एजुकेशन दोनों में आता है, कंकरेंट में आता है। तो अब अपन बात करें पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ वैसे स्टेट का सब्जेक्ट है। आप भी देखोगे जो इन जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती है, लेकिन जो स्टेट पब्लिक हेल्थ, जो आपके सीएससी हो गया, पीएससी हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट ही रन करती है। सैनिटेशन भी उसी से जुड़ा हुआ है। आप देखोगे ना, नगर पालिका हो गया, ये नगर परिषद हो गया, ये किसके स्टेट में कैसे होती हैं, स्टेट ही इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है एक तरह से।
घुमा फिरा के। पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल इसमें आपको दोनों मिल जाएगा, कंकरेंट लिस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल दोनों में आता है। ठीक है, तो एक तरह से ये चारों चीजें इसमें सही हो गई। मरीन हॉस्पिटल देखो, एक थोड़ा सा लॉजिक लगाने की चीज है कि इसमें डिफेंस आएगा, डिफेंस मरीन हॉस्पिटल जो नेवी है उनके द्वारा रन किया जाता है, तो ये यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। म- अगर मोटी मोटी बात करूं तो मैं डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, एनर्जी हो गया, एटॉमिक एनर्जी ये सब हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, और बैंकिंग हो गया, ये सारी चीजें यूनियन लिस्ट में। बाकी जो एजुकेशन हो गया, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। और जो एग्रीकल्चर के अलावा जो प्रॉपर्टियों का ट्रांसफर होता है वो भी कंकरेंट लिस्ट में आता है। और पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन हो गया, पुलिस हो गया, ये सारी चीज़ें स्टेट में आती हैं। और एग्रीकल्चर लैंड का ट्रांसफर भी स्टेट में आता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को आंसर मिल जाएगा ऑल फोर। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी ऑर्गेनाइज जनरेट लेबर फोर्स डेटा। अब देखो, एक ऑप्शन तो क्या है इसमें, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएसओ। ठीक है, दूसरा लेबर ब्यूरो एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। थर्ड है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अब होता क्या है, जो अभी करंट में जो स्टेटस है, लेबर फोर्स का डेटा जो जनरेट करते हैं वो एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। अभी ये जो पहले पुराना नाम है, इसमें नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ये तो है ही नहीं अभी। तो ये आपको एक दो साल मिल सकता है ऐसी चीज़ें। तो ये एनएसओ हो गया, जो मैंने एक पीएलएफएस का अलग से वीडियो बना रखा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो एनएसओ करवाता है। तो ये हो गया, इसके अंदर ही लेबर स्टैटिस्टिक्स रिलीज होते हैं। इस ऑप्शन पे बात आ गई। ठीक है, तो ये तो सही है आपका ऑप्शन। दूसरा, लेबर ब्यूरो एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर लेबर ब्यूरो आता है। अब मैं बात करूं कि जो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे था, वो 2010 से 2015 तक लेबर ब्यूरो ही करवाता था। इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, ईयूएस। इससे पहले एनएसओ करवाता था, एनएसओ 5 साल के बेसिस पे करवाता था। अब ये जो पीएलएफएस आया, ये 2017 से ये एनएसओ करवा रहा है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करवा रहा है। अब ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये आरजीआई क्या करवाता है, आरजीआई आपका हो गया पॉपुलेशन सेंसस हो गया, और जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया। तो इनके अंदर भी एक तरह से जो डेटा होता है। और आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई जरूरी नहीं है कि आज जो कंडक्ट करवा रहा है, आज जो लेबर फोर्स का डेटा रिलीज कर रहा है, तो एक बेस जो बनता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जैसे पॉपुलेशन सेंसस भी हो गया, कुछ कुछ चीजें उसमें भी हैं लेबर फोर्स से रिलेटेड। और कुछ कुछ चीजें जो सीआरएस हो गया, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया। और इस क्वेश्चन पे मेरे को भी थोड़ा सा डाउट है कि एग्जैक्ट कोई मेरे को सर्वे नहीं मिला जो स्पेशली लेबर फोर्स के लिए डिसाइडेड हो, लेकिन कुछ बेस एक तरह से डेटा का वो मिल जाता है इसके अंदर। तो जो आंसर जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग है, ये इसमें डी है। दो का मेरे पास एक्सप्लेनेशन है, थर्ड का मेरे पास पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन हाँ, एक तरह से बेस जो होता है डेटा का, उसके अंदर ये आरजीआई का रोल रहता है। तो उसे अगर आप कंसिडर करो तो लेबर फोर्स के डेटा में उसका भी नाम आ जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इंडेक्स नंबर आर प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आपने बात सुनी होगी सीपीआई, आईआईपी, लेकिन इसमें कई सारी चीजें नहीं है। देखो, ये देखो, एनुअल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये तो आईआईपी हो गया, एनुअल उसका एस्टिमेट हो गया एक तरह से, ये मान लो, तो ये तो रिलीज होता है। इंडेक्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीसीआईएस, जो फॉरेन ट्रेड होता है उसका भी जो इंडेक्स निकलता है। लेकिन ये जो इंडेक्स है ना, और इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर उसके अंदर आता है। अब होता क्या है कि ये इंडेक्स से, कुछ कुछ इंडेक्स तो कई बार बंद हो जाते हैं, कुछ कुछ इंडेक्स का बेस ईयर बहुत पुराना है। जैसे मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें एक, इन दोनों में से एक का 1978 बेस ईयर ऐसे कुछ था। तो वो इतने हाईलाइटेड नहीं रहते, जैसे जितना सीपीआई है, आईआईपी है, डब्ल्यूपीआई है। तो ये भी आपको एक बार मोस्पी की साइट देख के, या जो भी जितने भी सारे इंडेक्स निकलते हैं,
उस पे आप थोड़ा सा फोकस कर लो। इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये भी रिलीज होता है, डीजीसीएस निकालती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया और ये हो गया। तो एक तरह से तीनों इंडेक्स इसमें आ जाएंगे आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जो गुड्स एंड सर्विस की जो मार्केट वैल्यू होती है, एक तरह से जो प्रोडक्शन होता है। जीडीपी इज कंपोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर सेल इन मार्केट, ठीक है। जीडीपी इंक्लूड सम नॉन मार्केट प्रोडक्शन, ये भी सही है, सच है डिफेंस सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, सर्विस तो होती है ना उसके अंदर। और नॉट ऑल प्रोडक्टिव वर्क इज इंक्लूडेड इन जीडीपी। प्रोडक्टिव वर्क जैसे हो गया कि आपने अपने घर के अंदर होममेड कुछ बनाया है और वो खुद के कंजप्शन के लिए, तो वो तो उसमें इंक्लूडेड नहीं होता। जैसे अनपेड डोमेस्टिक वर्क है, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता। वॉलेंटरली वर्क इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। तो ये तो सारी चीजें ही, चारों चीजें ही सही हैं, ऑल फोर हो गया इसमें आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, मार्शल एंड एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला यूटिलाइज द वेट एज। अब ये होता क्या है? ये ये क्यू नोट प्लस Q1 डिवाइड बाई टू होता है, इसमें एवरेज लिया जाता है। और इधर से ये हो गया पी नोट, आप P1 हो गया, और ये पी नोट हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्वांटिटी इसमें क्या ली जाती है, जो एवरेज होता है दोनों क्वांटिटी का, वो लिया जाता है। बेस ईयर की क्वांटिटी हो गई। अब जैसे लास्ट पेयर है, लास्ट पेयर के अंदर जो वेट होता है वो बेस ईयर की क्वांटिटी होती है। और जो पासच इंडेक्स होता है उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है वो करंट ईयर की क्वांटिटी होती है। और जो मार्शल एंड एजवर्थ जो इंडेक्स है बेसिकली, इसके अंदर क्या होता है, जो कंबाइंड जो दोनों की बेस ईयर और जो करंट ईयर है, गिवन ईयर है, उन दोनों का इसमें एवरेज लिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर ओनली, नहीं, तो ये तो आंसर तो आपका आ जाएगा कंबाइंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एंड गिवन ईयर, ठीक है। अब इससे आपको जो आइडियल इंडेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें मिक्स करके बनती है ना। जैसे आइडियल इंडेक्स में भी आपको वेट Q0 Q1 का रूट लेके वो लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेशनशिप इनके याद होनी चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ एनएसएसओ सर्वे। एनएसएसओ सर्वे, अपन ने एक एनएसएसओ का वीडियो बना रखा है सेपरेट, उसमें सारी चीज़ें लिख रखी हैं कि जो चार डिवीजन होती थी, सर्वे डिवीजन, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन और सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन। अब भले ही नाम चेंज हो गए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पहले वाले डिवीजन के रेस्पेक्ट में है। कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, ये तो काम फील्ड ऑपरेशन डिवीजन का, एफओडी का है, सही है, जो डेटा रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करती है। फॉर्मुलेटिंग सैंपल डिजाइन फॉर सर्वे, ये सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन काम करती है। और डिसेमिनेशन ऑफ डेटा टू पब्लिक, अब ये पब्लिक को डिसेमिनेशन का डेटा एफओडी नहीं करती है ये, ठीक है। और प्रिपेयरिंग सर्वे रिपोर्ट, प्रिपेयरिंग सर्वे रिपोर्ट हो गया सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन, एससीडी हो गया। अब डिसेमिनेशन ऑफ डेटा टू पब्लिक, ये एक तरह से जो रिपोर्ट वगैरह, ये एससीडी का हो गया, और ये डिसेमिनेशन भी इसी का काम हो गया, सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन का। तो जो डिसेमिनेशन ऑफ डेटा टू पब्लिक है, ये इसमें नहीं है सही, बाकी इसमें तीनों सही है। डीपीडी का काम डेटा प्रोसेसिंग का है। अब डीपीडी का काम पहले क्या होता था कि एक प्रोसेस होता था, प्रोसेस होता था, एसडीआरडी कुछ डिजाइन करती थी। अब एफओडी डेटा कलेक्ट करेगा, फिर ये डीपीडी डेटा प्रोसेस करेगा, ये रिजल्ट कुछ फॉर्मुलेशन टेबल वेबल बनाएगा, ऐसे कुछ करेगा। और साथ में जो एससीडी है वो रिजल्ट पब्लिश करेगा या सर्वे रिपोर्ट्स बनाएगा, जो भी है।
अब ये जो प्रोसेस बेस्ड था, इसको इन्होंने प्रोडक्ट बेस्ड बना दिया। प्रोडक्ट बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड में क्या हो गया, एचएसडी हो गया और ईएनएसडी हो गया, जिसमें एंटरप्राइजेज हैं। अब इसमें एचएसडी के अंदर एक आ गया एफओडी, डेटा कलेक्शन एफओडी और एससीडी, और इधर एफओडी और एससीडी। ठीक है, ये हो गया तीन चीजें। बस इतना सा फर्क हुआ है इसमें। हाउ मैनी पेयर, तो इसमें ओनली 3 पेयर्स। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लो, अब अपन ने 5 मिनट पहले ही ये क्वेश्चन सोल्व किया है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। देखो यहाँ एनएसएसओ नहीं आया नाम, यहाँ एनएसओ आया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है। और अभी जो लेबर फोर्स के इंडिकेटर की बात करें, जो लेबर फोर्स का डेटा जिसमें बताया था कि कौन कौन लेबर स्टैटिस्टिक्स रिलीज करता है, यहाँ एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे था जो पीएलएफएस करवा रहा है। यही क्वेश्चन पीएलएफएस का ही इन्होंने पूछा है कि पीएलएफएस कौन करवाता है, तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, ये आपको आंसर सीधा सीधा मिल गया होगा। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये क्या करवाता है, डब्ल्यूपीआई। ये क्या करवाता है, एएलआरएल। सीपीआई हो गया, एएलआरएल हो गया। और पहले एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का भी करवाता था। और एक क्या हो गया, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर हो गया। और एक आईडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया। ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस टेबल आर कवर्ड इन सेंसस ऑफ इंडिया। सोशल एंड कल्चरल टेबल ये इसमें होती है। माइग्रेशन टेबल हो गया, फर्टिलिटी टेबल हो गया। ये तो आप सेंसस का, कोई भी सेंसस का डेटा उठाओगे तो ये आपको आंसर सिंपल ही मिल जाएगा। तो इसमें आपको ऑल थ्री आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ये है यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो है। नाटो तो कोई स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एडीबी हो गया। एडीबी तो स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे डेटा इसमें रिलीज होते हैं। आईएलओ हो गया, लेबर स्टैटिस्टिक्स हो गया। एडीबी के अंदर भी डेवलपमेंट एंड लेबर का स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डेटा होता है। यूएन की तो आपको पता ही है इसमें। नाटो इसमें ये आ जाएगा कि नाटो इसमें नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिविंग। तो अब देखो आपको इसमें भी, अगर ऑप्शन बेस से जाओगे तो इसमें कोई भी तीन सही है। तो कोई भी तीन सही नहीं है तो आपको ऑब्वियसली इसमें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो लगाना है, तो दो नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसमें आपको सी ऑप्शन मिल जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई। जीएचआई इज ए 100 स्केल, पॉइंट स्केल। ठीक है। 0 इज द बेस्ट स्कोर और 100 इज अ वर्स्ट स्कोर। ये बात तो सही है इसमें। अगर एक इसमें जीएचआई का और ये जो जो भी सारे इंडेक्स निकलते हैं ग्लोबली, इनका एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये डिस्कस करेंगे जीरो क्या होता है, वो क्या होता है। जीएचआई कंसिस्ट ऑफ 4 इंडिकेटर दैट टुगेदर कैप्चर द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ हंगर। अब इसमें फोर क्या हो गया, एक तो हो गया मल न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया स्टनिंग, तीसरा हो गया वेस्टिंग, और फोर्थ हो गया चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये चार हो गए। अब कुछ कुछ में इन दोनों को एक मेजर इंडिकेटर का भी नाम दे रखा है। मलन्यूट्रिशन हो गया, चाइल्ड से रिलेटेड हो गया, और ये हो गया चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया। तो बेसिकली चार इसमें इंडिकेटर, ये बात सही है इसमें। तो दोनों इसके सही हो जाएंगे, बोथ 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पॉपुलेशन सेंसस इज ए यूनियन सब्जेक्ट। ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल इज ए कंकरेंट सब्जेक्ट, और बट पॉपुलेशन सेंसस इज ए यूनियन सब्जेक्ट। तभी तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है इसमें। अगर स्टेट गवर्नमेंट में होता तो स्टेट गवर्नमेंट ही करवा लेती। इज लिस्टेड इन सीरियल नंबर 69। ठीक है, ये बात भी सही है। ऑफ द एट्थ शेड्यूल। अब ये चीजें किस में लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई हैं सेवन्थ शेड्यूल में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एट्थ शेड्यूल में ये चीजें नहीं है। इतनी सी माइनर चीज है जिसमें आपको आंसर चेंज हो जाएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग सेंसस रेस्ट विद द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये बात सही है।
ठीक है। इस बार सेंसस के कितने क्वेश्चन आ गए देखो। तो ओनली टू इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपको। विच ऑफ फॉलोइंग आर मंथली हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। मंथली हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको पता ही है, ये मंथली निकलता है। रेल फ्रेट ट्रैफिक, ये भी मंथली है। ई वे बिल्स, ये भी हो गया। पॉपुले ये देखो इसमें सारी चीजें एक जैसी हैं, ये सारी चीजें। पॉपुलेशन एक अलग अलग तरह का इंडिकेटर आ गया इसमें। अब पॉपुलेशन अगर इतना हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होता, हर मंथली होता, तो ये मंथली पॉपुलेशन नहीं करवा लेते कि कितनी बढ़ रही है। इसीलिए नहीं है, इसीलिए तो 10-10 साल के बाद में होता है। ठीक है। अब इसमें भी आपको एक हिंट क्या मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा कि देखो ये हर में तीन ऑप्शन सही है कोई भी, लेकिन आपको एक लगाना है कि एक कोई सा इंडिकेटर जो हाई फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो इसमें पॉपुलेशन आ जाएगा, फोर्थ नहीं है। तो अगर फोर्थ नहीं है तो आप इससे भी ऑप्शन पे चले जाओगे, तो ए इसमें ऑप्शन आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर ओमिटेड फ्रॉम जीडीपी। हाउस होल्ड प्रोडक्शन सच एज प्रिपेयरिंग मील्स एंड गार्डनिंग, मैंने पहले ही बात की थी, जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क वर्क होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता। लेसियर टाइम एक्टिविटीज, हेल्पिंग चिल्ड्रेन विथ होमवर्क एंड सिमिलर एक्टिविटीज, ये भी एक तरह से अनपेड डोमेस्टिक वर्क हो गया। तो ये इसमें तीनों ही इसमें इंक्लूडेड नहीं होती जीडीपी में, तो तीनों ही ओमिटेड हैं। तो इसमें आ जाएगा 1, 2, 3। तो इसमें अगर आपको क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो में अपन आईएसएस 22, 21 ऐसे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।